एवरीवन, मैं लक्ष्मी मैम आपकी साइंस टीचर लेके आ चुकी हूँ एक और क्लास 10th का रैपिड रिवीजन जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई अभी तक हमने सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि बेटा लास्ट वीडियो तक आपके अंदर वही सेम मोटिवेशन रहना चाहिए, आपको एक छोटी सी कॉपी में सारे नोट्स को बनाना है। तो बेटा जिन भी बच्चों ने ऐसा किया है मेरे साथ में, सबसे पहले तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देंगे कि हाँ हमने पूरा टारगेट जो है वो कंप्लीट किया है, हमने सारे चैप्टर्स जो है वो आपके साथ में कवर किए हैं और हमें बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं और मोटिवेशन भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और बेटा जिन बच्चों ने नहीं किया है वो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो अभी भी जाकर सारे लेक्चर्स देख लो, बहुत छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं, उनमें इंपोर्टेंट चीजें बता दी हैं सारी। समझ गए? आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैग्नेट क्या होता है और साथ में इसमें क्या क्या मैं इंपोर्टेंट बताने वाली हूँ। मैं बताऊंगी कि सोलेनॉइड क्या होता है, भाई उससे क्वेश्चन कैसे आता है, साथ में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, सारी इंपोर्टेंट बातें हम इसमें कर लेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा मैग्नेट से। तो मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट कोई भी वो चीज होती है जो क्या करे, आयरन की चीज को या फिर निकल के सब्सटेंस को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। अगली समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली बात, जितनी भी मैग्नेट्स होती हैं उनके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है बेटा साउथ पोल। अगर आपके पास में एक बार मैग्नेट है और आप उसको ब्रेक कर दो तो क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे, दोबारा से जनरेट हो जाएंगे। अगली चीज, लाइक पोल्स जो होंगे वो रिपेल कर देंगे दूसरे को, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ जो होगा वो रिपेल करेगा, साउथ साउथ जो होगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब अनलाइक पोल्स जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ गए इतनी बातें? लास्ट पॉइंट कि भाई अगर आपने किसी एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो वो खुद ही अलाइन हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। समझ गए? अगली चीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है समझो। भाई देखो, ये है एक मैग्नेट, इसके आसपास जितनी दूर तक इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है और मैं इसके साइड में एक दूसरा कोई लोहे का चीज लेके आ गई, ठीक है, कील लेके आ गई, एक आयरन नील, तो वो खुद ही चिपक जाएगी। थोड़ा दूर ले गई फिर चिपक जाएगी, थोड़ा और दूर, लेकिन अगर मैं बहुत दूर ले जाऊंगी तो वो चिपकेगी नहीं, यानी कि जहां तक वो चिपक जाए उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड जो भी एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लग पाती है उसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किसमें मेजर करते हैं? तो इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा क्या, टेस्ला, जिसको आप डिनोट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल टी से। समझ गए? आगे समझो, मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो भाई मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो किसकी हेल्प से भाई, मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। और जो उसकी निडल होती है वो होती क्या एक्चुअल में, वो भी एक बार मैग्नेट ही होती है। आगे समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन। भाई फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी ही चाहिए, तो इसके ऊपर आप बनाओगे क्या, स्टार बनाओगे और इसको अभी के अभी लिख के नोट करने के बाद में याद कर लोगे। ठीक है, समझते हैं। फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनटू अ साउथ पोल। क्या बोला? निकलती कहां से? नॉर्थ पोल से और चली जाती है किसमें, साउथ पोल में। देखो बेटा, यहाँ पे निकल रही है नॉर्थ से और जा रही है कहां, साउथ में। नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है। इस डायग्राम में देखना है, ये डायग्राम बनाना है और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ड्रॉ करके साथ में आना है। ठीक है, अगली चीज समझो, फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कॉन्टिन्यूअस होती हैं और क्लोज्ड होती है, कर्व्स के फॉर्म में होती है। देख रहे हो बेटा, क्लोज्ड कर्व्स है। क्या है ये? क्लोज्ड कर्व्स। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर। भाई देखो, अगर फील्ड लाइंस ऐसे होंगी पास पास में तो यानी कि इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कैसी होगी, ज्यादा। अगर फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, कैसी होंगी बेटा, दूर दूर, तो इनकी स्ट्रेंथ कैसी होगी भाई, कम हो जाएगी। समझ गए इतनी बात? अगली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आता है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइंस जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? रीजन पूछते हैं वो आपसे, गिव रीजन में 1 नंबर का। क्या पूछेंगे, क्यों नहीं करती? तो आप बताओगे इसलिए नहीं करती क्योंकि जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या देखने को मिलेगा, देखो यहां पर 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, लेकिन 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगली चीज, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो बेटा, इसको रेज करते हैं, दोबारा से समझते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं देखूं बाहर तो नॉर्थ से जा रही है कहां बेटा, साउथ, लेकिन अगर अंदर देखें तो कहां से कहां जा रही है, साउथ से नॉर्थ। फिर देखो, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, तो बाहर अलग डायरेक्शन है और अंदर जो है वो अलग है।
द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस। जितनी पास पास में होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, जितनी दूर दूर में होंगी उतनी ही कम स्ट्रेंथ होगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल, समझो भाई होता क्या है ये, समझते हैं। पहले जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में समझेंगे। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। इमेजिन करो, मान लो, और साथ में अभी करो भी, क्या करना है आपको, अपना जो पेन पेंसिल आपके पास में है उसको ऐसे पकड़ लो, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि इमेजिन करो कि आपने करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ रखा है। कौन से हाथ में बेटा? राइट हैंड में। अब होता क्या है, राइट हैंड बोला है तो राइट हैंड में पकड़ना। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, मतलब क्लासमेट थी भाई, वो सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन, वो लिख रही थी, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, और वो लेफ्ट वाले में पकड़ के लिख रही थी। समझे? तो ध्यान रखना है, राइट हैंड थंब रूल है तो यानी कि आपको उसको क्या करना है, राइट में पकड़ना है, ठीक है। इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब है वो किसकी तरफ डायरेक्शन होगा भाई? वो होगा करंट की तरफ। यानी कि अगर ऐसे पकड़ा हुआ है तो थंब किसको शो कर रहा होगा? करंट को। समझ गए? द फिंगर रैप्ड अराउंड, और जो फिंगर्स रैप हो रखी हैं वो किसको शो करेंगी? वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। कोई दिक्कत है क्या? अब समझो भाई, ये आपके पास में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। आपने इसमें ऐसे फिंगर्स को रैप कर लिया। थंब क्या शो करता है? करंट। अगर थंब ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? ऐसे। अब एक बात समझो बेटा, ऐसे समझो, सीधा दिखेगा आपको, ऐसे जाएंगी। अब मुझे बताओ ये क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज? ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, ऐसे जाता है। जो आपकी क्लॉक होती है उसमें तो इस तरीके से चलती है ना डायरेक्शन, लेकिन ऐसे जा रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर नीचे की तरफ होगा करंट तो कैसे जाएगी? क्लॉकवाइज। समझ के बाद इस चीज को लिख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। समझते हैं बेटा आगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी थंब रूल, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस चीज पर डिपेंड करती है चीजें। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। तो कंडक्टर पे देख रहे हो बेटा, ये सर्कल्स बने हुए हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, इनसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, फील्ड लाइंस को। अगली चीज, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, और डायरेक्शन किसके थ्रू देते हैं हम? राइट हैंड थंब रूल के थ्रू बता देते हैं कि भाई क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, बोल रखा है सर्कल्स जो होते हैं वो कंडक्टर के पास में क्लोज होते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगली चीज, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के, यानी कि स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। अगली बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, यानी कि जितनी दूर होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी वाली भी बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी वाली घटेगी। आगे समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, अगर करंट किसमें जा रहा है भाई? पास हो रहा है सर्कुलर लूप में, तो क्या होगा वो पढ़ने वाले हैं हम एक मिनट बस शुरू करते हैं दोबारा। देखो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। किससे रिप्रेजेंट होता है? देखो भाई, अलग अलग पॉइंट पे अगर आप क्या बना दोगे? सर्कल्स बना दोगे, तो ये शो कर रहा है किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। सर्कल बिकम लार्ज एंड लार्जर एज वी मूव अवे, जितना आप दूर जाओगे तो सर्कल जो है वो क्या होता जाएगा? लार्ज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, पूरे लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, ठीक है। अगली समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कि कितना करंट पास हो रहा है, जितना ज्यादा करंट पास हो रहा होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। यहाँ पे क्या बोला बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन। सीधी बात है कि जितना दूर होगा उतनी कम फील्ड लाइंस होती जाएंगी। तीसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। भाई कॉइल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न है, इस चीज पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। कैसी होती है? कि एडिटिव होती है, यानी कि आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। आगे समझो भाई अब समझते हैं सोलेनोइड। बेटा सोलेनोइड से भी क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार फिक्स है, मतलब सीबीएसई के क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा वो फिक्स होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे सेम सोलेनोइड भी है जो क्वेश्चन आता ही है। तो ये वाली जो पूरी स्लाइड है ये आपको पूरी याद होनी चाहिए, बहुत इजी सा है। देखो समझते हैं होता क्या सोलेनोइड। तो कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो भाई इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसकी आपने कॉइल्स बना दी, तो ये क्या बना दी? कॉइल्स, और उसी को हमने नाम क्या दिया? सोलेनोइड का नाम दिया बेटा
solenoid. Magnetic field of a solenoid is similar to that of the bar magnet. और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो बिल्कुल सेम बार मैग्नेट जैसी होती है। देखो बेटा, बार मैग्नेट ऐसी होती थी, ठीक है, उस पे फील्ड लाइंस इस तरीके से जारी होती थी, बिल्कुल सेम ही तो स्ट्रक्चर लग रहा है ये, समझे बात? तो उसी तरीके से बिहेव करती है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। कैसी होती है ये? यूनिफॉर्म होती है और रिप्रेजेंट बाय पैरेलल फील्ड लाइंस। लाइंस जो होती है वो पैरेलली इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रखी होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो आउटसाइड द सोलेनॉइड बाहर होती है नॉर्थ से साउथ और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ, सेम जैसे बार मैग्नेट के अंदर होती है, ठीक है। सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। और ये किसके लिए यूज होती है? सॉफ्ट आयरन जैसी चीजों को मैग्नेटाइज करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि सोलेनॉइड होता क्या है और किस किस चीज पे डिपेंड करता है और डायरेक्शन कहां से कहां होती है। आगे समझते हैं भाई। देखो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, पहली बात तो एक टेम्परेरी मैग्नेट है। कैसी मैग्नेट है भाई? टेम्परेरी, यानी कि इजीली क्या हो जाती है? डीमैग्नेटाइज हो जाती है, यानी कि जो इसकी मैग्नेटिक पावर है, प्रॉपर्टी है, वो खत्म हो जाती है इजीली। लेकिन जो एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होती, उसकी मैग्नेटिक पावर उसके अंदर रहती है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो चेंज हो सकती है, तो इसलिए हमारे लिए यूजफुल है ये, क्योंकि भाई हमें कितनी स्ट्रेंथ चाहिए वो हम पे डिपेंड करता है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज कर लेंगे। लेकिन जो परमानेंट वाली होती है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो फिक्स होती है। अगली चीज, यहाँ पे पोलरिटी जो होती है उसको आप रिवर्स कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती है, ये जनरली वीक मैग्नेट्स होती है, ठीक है। तो डिफरेंस भी आपको याद रखना है। आगे समझते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई समझो, पहले पूरा लाइन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, यानी कि आपके पास एक कंडक्टर है, देखो ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर, जो किस में रखा हुआ है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड्स में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बोल रखा है, ये क्या करेगा? इसके अंदर एक, ये तो इरेज हो गया बेटा, ये क्या होगा? एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। और इसी वजह से जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्या शो करेगी बेटा? डिफ्लेक्शन। अब इसी चीज को आगे समझते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आया। क्या है बेटा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। दोनों थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखना कि जब भी राइट हैंड थंब रूल की बात होगी तो सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, ये। लेकिन जब भी किसकी बात होगी? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, तो आपको क्या करना है? आपकी ये जो 3 फिंगर्स हैं इनको क्या करना है बेटा? परपेंडिकुलर रखना है, इस तरीके से परपेंडिकुलर, समझ गए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस तरीके से। अब समझते हैं बोलता क्या है ये। स्ट्रेच द थंब को स्ट्रेच करो, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर, थंब 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर तीनों को स्ट्रेच करना है आपको ऑफ योर लेफ्ट हैंड। कौन से हैंड को बेटा? लेफ्ट हैंड को। सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस तरीके से स्ट्रेच करो कि ये तीनों एक दूसरे क्या हो? परपेंडिकुलर हो म्यूचुअली। समझ के बाद अगली चीज समझो। इफ 4 फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई जो 4 फिंगर है वो किसको शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर किसको शो कर रही है? करंट को। देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। अब देखो एक ट्रिक बताती हूँ छोटी सी, जो मुझे मेरे टीचर ने बताई थी। क्या होती है? आपको बस ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद में याद रखना है क्या? फादर मदर चाइल्ड। क्या करना है? फादर मदर एंड चाइल्ड। फादर ऐसे याद रखना, थंब, मदर 4 फिंगर एंड ये चाइल्ड। समझ गए बात? अब यहाँ पे देखो बेटा, ये फील्ड लाइन को शो कर रही है, ये करंट को और ये मोशन को, और ये तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो उन्होंने ये चीज बोली कि अगर जो 4 फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? फील्ड को करेगी, ठीक है। और अगर जो थंब है वो मोशन करेगा, तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन बता देगी। समझ गए? अगली चीज, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा ये याद करना है आपको। समझते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो देयर आर 3 काइंड ऑफ वायर। भाई हमारे पास क्या होते हैं? 3 तरीके के वायर होते हैं। पहला होता है लाइव वायर, जो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है विद रेड इंसुलेशन कवर, इसके ऊपर रेड कलर का इंसुलेशन कवर चढ़ा हुआ होता है। दूसरा है न्यूट्रल वायर, जो कैसा होता है? नेगेटिव ब्लैक कलर का होता है ये, ठीक है। अर्थ वायर, जो कि कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और हमारे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर कितना होता है इंडिया में? 220 वोल्ट होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। कितना होता है बेटा? 220। आगे समझते हैं। अर्थ वायर क्या होता है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक।
भाई हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। कब? इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस। जो मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस वगैरह में क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है करंट का, उस केस में हमें बचाता है कौन? अर्थ वायर। इट प्रोवाइड अ लो रेसिस्टेंस पाथ, ये लो रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है फॉर करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, जब भी करंट का लीकेज हो रहा होता है। अब समझो शॉर्ट सर्किट, कभी कभी पेपर में शॉर्ट सर्किट भी पूछा जाता है। होता क्या है, जब लाइव वायर जो होता है कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद न्यूट्रल वायर, अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या जाए, जुड़ जाए एक दूसरे से एक्सीडेंटली, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्ट सर्किट। अगली चीज, रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम लो, रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, ठीक है। कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब समझो ओवरलोडिंग होता क्या है। व्हेन करंट ड्रॉन इन मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी तो कम हो लेकिन करंट ज्यादा फ्लो हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। कॉज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज तो एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, अगर अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए, ठीक है। या फिर यूज ऑफ मोर देन वन अप्लायंस इन सिंगल सॉकेट, आप एक ही सॉकेट के अंदर क्या कर रहे हो, बहुत सारे अप्लायंसेस को यूज कर रहे हो, तो भी हो सकती है क्या? ओवरलोडिंग। इन चीजों से बचने के लिए सेफ्टी डिवाइस कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, जिसके बारे में हमने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया था। दूसरा है क्या? अर्थ वायर। एंड तीसरा है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये चीज आप यूज कर सकते हो किससे बचने के लिए? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। भाई आपका ये आखिरी चैप्टर भी खत्म हो चुका है, हमने पूरे 13 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को एक दिन निकालना, जैसे संडे वाले दिन बैठना, सारे रैपिड रिवीजन के नोट्स पढ़ देना, ठीक है। ये आपका काम है। बस इसी तरीके से पढ़ते रहो। आपको अगर क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको क्वेश्चन की सीरीज चाहिए। हम हर चैप्टर के 20, 25 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ जाएंगे आपके लिए, समझ गए? तो बेटा बस पढ़ते रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड जय हिंद, जय भारत।